हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं अनुसर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके इस प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। प्यारे बच्चों, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में मैं अब तक जो आपको पढ़ाया हूं, यानी कि दिनांक 28 मई 2024 तक, इस सेशन के स्टार्टिंग से लेके अब तक हमने 4 चैप्टर केमिस्ट्री का आपका कंप्लीट कराया है। और आज उन सब का निचोड़ रिवीजन है। क्या है? निचोड़ रिवीजन है। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस सेशन को सबसे पहले अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि और ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सके और सबको लाभ मिल सके। क्योंकि आज मेरी कलम चलेगी और आपका चैट सेक्शन में उंगली चलेगा। मेरी कलम चलेगी स्लाइड्स पे, मैं खुद से क्वेश्चन आंसर लिखता चलूंगा। वो वन वर्ड वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप हो सकते हैं, की पॉइंट्स हो सकता है, इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकता है, चैप्टर का फॉर्मूला हो सकता है। वो सब कुछ मिला के हम आज चलने वाले हैं। और मैं चाहूंगा आप सब लोग से कि अपने अंदर की हिम्मत और जुनून को बना के रखना, बरकरार रखना, क्योंकि आज आपकी चैप्टर 1 से लेके 4 तक का कंप्लीट वन शॉट रिवाइज कराऊंगा। वो सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में बार बार रिकॉल कराऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं और पूछे जाने वाले हैं। तो ताबड़तोड़ सिर्फ रिवीजन रहेगा। जहां पे फैक्ट्स आएगा मैं आपको समझाते चलूंगा, जहां पे कॉन्सेप्ट आएगा वो मैं आपको समझाते चलूंगा, जहां पे कोई भी की टर्म्स होगा वो सब मैं आपको समझाते चलूंगा। तो हमारा जो, मैं आपको बता दूं कि हमारा जो चैप्टर है, सबसे पहला चैप्टर, मैं चारों चैप्टर का नाम लिख देता हूं कि आज के इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। बच्चों, आज एनर्जी आपकी डाउन नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल सब कुछ बंद। अभी सिर्फ आपका फोकस सिर्फ इस सेशन पे होना चाहिए, ठीक है? मैं चाहूंगा एक बार आप सभी लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा। मेरा निवेदन होगा कि आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जहां पे भी आपके दोस्त हैं, ताकि और भी बच्चे जुड़ जाएं और फिर हम लोग इस सेशन को कंटिन्यू कर सके। आप शेयर करके वापस फिर इस क्लास में आ जाओ। तब तक मैं लिख देता हूं कि आज के इस चैप्टर में, सेशन में सॉलिड स्टेट कवर होगा, सॉल्यूशन चैप्टर कवर होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कवर होगा और उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स कवर होगा। अगर इसकी फुल वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और जरूर देख सकते हैं, लेकिन अभी इस सेशन को कंप्लीट कर लीजिए। केमिकल काइनेटिक्स, यानी कि मैं अगर हिंदी में इसका नाम रखूं तो मैं रखूंगा ठोस अवस्था, विलयन, वैद्युत रसायन और रासायनिक बलगतिकी। इन 4 चैप्टर को हम लोग आज उखाड़ के फेंक देते हैं बच्चों। डन? चलिए, अरे हमारा काम है मेहनत करना। आपको मैं बोला हूं, वादा किया हूं कि आपको मजबूत बनाऊंगा कंटेंट के मामले में, टॉपिक के मामले में, पढ़ाई के मामले में। चाहे जितना हो सके, जितना एफर्ट डालना होगा मैं डालूंगा आप सबके लिए। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार शेयर कर देता हूं। चलिए, मैं कर दिया शेयर, ये लीजिए, मैं कर दिया शेयर। स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैं तेजी में रहूंगा, मेरा हो सकता है ओरिएंटेशन आपसे थोड़ा बहुत कम रहे, मैं स्लाइड्स पे रहूंगा ज्यादा और आपके साथ मैं पूछता रहूंगा। आप सभी लोग जरूर चलिएगा। देखो बच्चों, ठोस अवस्था की अगर हम बात करते हैं, ठोस अवस्था अलग अलग प्रकार के आधार पर हम स्टार्ट हो चुके हैं। अलग अलग प्रकार के आधार पर हम पदार्थ के ठोस अवस्था को कैटेगराइज करते हैं। ठोस अवस्था का मतलब जिसकी निश्चित आयतन होती है, जिसका आकृति निश्चित होता है, आकार आयतन दोनों निश्चित होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ठोस अवस्था। सबसे पहला चीज, थोड़ी मेरी हैंडराइटिंग आज ढीली पड़ सकती है। ठोस अवस्था में बच्चों मैं बात करने जा रहा हूं, हम उसको कहेंगे जिसका आकार और आयतन, आकार और आयतन, आप सभी लोग मेरे साथ चैट सेक्शन में लिखते चलना। आयतन क्या होता है बच्चों? आयतन निश्चित होता है। सबसे पहली बात ये हो गया। दूसरा चीज, जिसका घनत्व सामान्यतः क्या होता है? उच्च होता है। तीसरी चीज कि क्वथनांक और द्रवणांक भी उसका क्या होता है बच्चों? उच्च होता है। क्वथनांक और द्रवणांक इनके क्या होते हैं? उच्च होते हैं। लिखते चलो चैट सेक्शन में। आगे चलो, ठोस अवस्था को हम वर्गीकृत करते हैं, तो हम जो अभी बांटने वाले हैं, कणों की व्यवस्था के आधार पर, कणों की व्यवस्था के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, हम क्रिस्टल इसको बांटते हैं ठोस को 2 भाग में।
ठोस कितने प्रकार के हो गए? चैट सेक्शन में लिखो दो भाग में। कौन कौन सा भैया? पहला हमने लिखा क्रिस्टल, दूसरा हमने क्या लिखा? अक्रिस्टल। क्या क्रिस्टल की निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है? जी हां, इसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। सभी लोग ध्यान दो, सभी लोग। अगर आपसे पूछा जाए वह ठोस पदार्थ जिसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है उसे क्या कहते हैं? ठोस पदार्थ कहते हैं, क्रिस्टल वाला। लेकिन जिसकी अनिश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, यानी कि निश्चित नहीं होती है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? अक्रिस्टल कहते हैं। अक्रिस्टल को बेरावादार भी कहते हैं। अब आ जाइए क्रिस्टल की बात कर लेते हैं। क्रिस्टल में, क्रिस्टल सबसे पहला पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, सबसे पहला पॉइंट कि इसमें कणों की व्यवस्था, इसमें कणों की व्यवस्था एक सुनिश्चित क्रम में होती है, सुनिश्चित क्रम में होती है, यानी कि इसकी अरेंजमेंट बहुत सेट रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखना चाहो तो मान लो कोई पार्टिकल पी क्यू है तो पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू इस प्रकार से चलता जाएगा। दूसरा पॉइंट, क्रिस्टल में बात करें, क्रिस्टल द्रवणांक इसका निश्चित होता है बच्चों। द्रवणांक क्या होता है बच्चों? इसका निश्चित होता है। तीसरी चीज, ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था क्या, हम वैसे लिख देते हैं, ठोस अवस्था वाला तो बांटेंगे हम लोग बाद में ना, ठोस अवस्था तो हम लोग बाद में बांटेंगे, इसको ऐसे लिख देते हैं, बराबर बराबर भागों में बांट सकते हैं, बराबर बराबर भागों में बांट सकते हैं, भागों में बांट सकते हैं क्रिस्टल के बारे में। चौथा चीज, क्रिस्टल को वास्तविक ठोस कहा जाता है, वास्तविक ठोस कहते हैं। क्रिस्टल को क्या कहते हैं बच्चों? वास्तविक ठोस। पांचवा चीज, यह दीर्घपरासी होता है। क्या होता है? दीर्घपरासी, लंबे समय तक अपने ऑर्डर को फॉलो करता है, दीर्घपरासी होता है। यह होता है बच्चों असमदैशिक, यह असमदैशिक एनिसोट्रॉपिक जिसको हम लोग कहते हैं, असमदैशिक होता है। क्या होता है बच्चों? असमदैशिक होता है। अगर वहीं आप बात कर लेते हैं अक्रिस्टल की, अक्रिस्टल जिसकी कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है, निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। मैं ऐसे ही चलूंगा आज, आप लोग बने रहिएगा, आपका रिवीजन हो रहा है। नहीं होती है। दूसरा चीज, इसमें हमने क्या लिखा था? द्रवणांक निश्चित, इसका द्रवणांक निश्चित नहीं होता है, सुस्पष्ट नहीं होता है, नहीं होता है। अगला चीज, बराबर बराबर भागों में नहीं बांट सकते हो इसे, बराबर बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं, बराबर बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं। ठीक है बच्चों, बराबर बराबर भागों में हम इसे नहीं बांट सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? एकदम एनर्जी जोश हाई रहना चाहिए। चौथा पॉइंट हमने लिखा था वास्तविक ठोस कहते हैं, तो अक्रिस्टल को बच्चों काल्पनिक ठोस कहते हैं, स्यूडो सॉलिड कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? काल्पनिक ठोस, काल्पनिक ठोस या आभासी ठोस, काल्पनिक ठोस या आभासी ठोस। उसके बाद ये दीर्घपरासी होता है तो ये होता है भैया जी लघुपरासी, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, लघुपरासी होता है। छठा, वो अक्रिस्टल क्रिस्टल असमदैशिक होता है तो अक्रिस्टल समदैशिक होता है, आइसोट्रॉपिक। इसके सभी दिशाओं में क्रिस्टल पदार्थ के कुछ भौतिक गुण एक समान होते हैं। क्या होते हैं? एक समान होते हैं। ये सब पॉइंट ध्यान रखो। निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय है, निम्नलिखित में से कौन असमदैशिक है, इस प्रकार से सवाल पूछ दिया जाता है। अब चलो मैं आपके सामने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता हूं। कौन असमदैशिक है? कौन असमदैशिक है? मैं आपसे ऑप्शन दे दिया, NaCl, ऑप्शन नंबर बी कांच, ऑप्शन नंबर सी रबर और ऑप्शन नंबर डी प्लास्टिक। चलो बता दो सभी लोग, मैं देखता हूं कितने बच्चे सही जवाब दे पा रहे हैं, कितने बच्चे सही जवाब दे पा रहे हैं, फटाफट से मैं देख रहा हूं अभी। चलिए जी बता दीजिए, निम्नलिखित में से कौन असमदैशिक है? तो प्यारे बच्चों असमदैशिक का मतलब कौन?
असमदैशिक कौन होता है? क्रिस्टल होता है। अब ये क्रिस्टल कहां है इसमें? NaCl, ऑप्शन ए। क्रिस्टल के प्रकार कितने होते हैं? ध्यान रखिएगा सभी लोग। क्रिस्टल के प्रकार, क्रिस्टल 4 प्रकार का होता है। पहला का नाम होता है आयनिक क्रिस्टल, दूसरा का नाम होता है आणविक क्रिस्टल, तीसरा का नाम होता है सहसंयोजक क्रिस्टल, और चौथा का नाम होता है बच्चों धात्विक क्रिस्टल। क्या होता है? धात्विक क्रिस्टल। ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। आयनिक क्रिस्टल जिसकी विद्युत वो क्या कहते हैं, क्वथनांक बहुत ज्यादा होता है, उच्च होता है इसका, ध्यान रखिएगा सभी लोग। और ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन द्रवत्व अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है, जो इसके मेन सवाल होते हैं। और इसमें आयनिक बंधन बल लगा होता है। आणविक क्रिस्टल में वान डेर वाल्स फोर्सेस लगे होते हैं, लंदन बल लगा होता है, डाइपोल डाइपोल रहता है। सहसंयोजक में हमेशा सहसंयोजक बंधन बल लगा होता है, जैसे ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया, ये सब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठोस आयोडीन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। धात्विक क्रिस्टल में जितने भी धातु होते हैं सब आ जाते हैं। अब चलो, अब हम इस पे की पॉइंट्स लिखते चलेंगे, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अब हम क्या लिखते चलेंगे बच्चों? की पॉइंट्स। चले, एक बार आप लोगों का कमेंट देख लें। चले की पॉइंट्स पे, चलिए। चलो बहुत बढ़िया। अब आता है इकाई सेल। इकाई सेल आप सभी लोग जानते हो, हम पॉइंट लिखते चल रहे हैं, खाली स्टार पॉइंट। तो यहां से हम जालक से स्टार्ट करते हैं। ब्रेविस जालक की संख्या कितनी होती है? ब्रेविस जालक का संख्या बच्चों 14 होता है। अगर मैं आपसे बात करूं मूल क्रिस्टल तंत्र का, मूल क्रिस्टल तंत्र कितना होता है? मूल क्रिस्टल तंत्र होता है 7। अब चलो, घनाकार, घनाकार अगर ब्रेविस जालक पूछा जाए, सिर्फ घनाकार ब्रेविस जालक, तो इसमें सिर्फ कितने होते हैं? 3 होते हैं। याद रखिएगा सभी लोग। आप अगर इकाई सेल में परमाणु को अगर कोना पर रखोगे, कोना पर, तो साझेदारी कितनी आएगी जरा बताओगे सभी लोग? 12.5%, 1/8, यानी कि कितना? 12.5%। कोना के बाद कहां रखते हो? किनारा पर। किनारा पर रखोगे तो कितना हो जाएगा साझेदारी? क्रिस्टल के अंदर, इकाई सेल के अंदर, इकाई सेल के अंदर इसका हो जाता है 1/4, यानी कि 25%। अगर आप इसे कहां रखते हैं? फलक पर, तो फलक पर साझेदारी कितनी हो जाती है बच्चों? 1/2, 50%। अगर आप रखते हैं केंद्र में, तो केंद्र में साझेदारी कितनी हो जाती है? 100%, यानी कि 100%। ये सब मत भूलना। इस प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि सरल इकाई सेल में कुल परमाणु की संख्या कितनी होती है? सरल इकाई सेल में कुल परमाणु की संख्या, कुल परमाणु की संख्या क्या कहिएगा? सरल इकाई सेल में कुल परमाणु की संख्या 2 होता है। एक कोना के चलते, नहीं कोना के ही चलते सिर्फ होगा ना, 8 गुना में 1/8, 8 गुना में 1/8, 1 आ गया। दूसरा, अगर आपसे पूछ दिया जाए पिंड केंद्रित इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? अगर बीसीसी की बात किया जा रहा है बच्चों, तो पिंड केंद्रित में क्या होता है? 8 कोना पे एक रहेगा, 8 कोना के अलावा केंद्र में भी रहता है, तो 8 कोना के वजह से साझेदारी कितनी हो जाती है? 8 गुना 1/8, प्लस में सेंटर में रहता है तो वो 100% 1 हो जाएगा। कटकुट के कितना हो गया? 1 + 1 = 2। अगर सवाल पूछता है कि भाई एफसीसी में कुल परमाणु की संख्या बता दो, एफसीसी में कुल परमाणु की संख्या, आपका जवाब क्या होना चाहिए? आपका जवाब होना चाहिए कि कोना पे तो रहता ही है, साथ ही साथ कुल फलक 6 होते हैं, तो एक फलक की साझेदारी 1/2 की होती है, तो 6 फलक की साझेदारी 6 × 1/2 कट गया। ये बचा 1 और ये बचा 3 एकम 3, 3 + 1 4। याद रखना बच्चों, एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता दे रहा हूं सभी लोग, क्रिस्टल के अंदर कोना की संख्या कितनी होती है? कोनों की संख्या 8 होती है। कितना होता है? 8। किनारा कितने होते हैं? 12। फलक कितने होते हैं? 6। ये एकदम ध्यान रखना होगा सभी लोगों को, ये सभी लोगों को ध्यान रखना है बच्चों, अलग अलग तरीके से।
अब हम आते हैं कि किसी भी प्रकार की पैकिंग में अगर एक गोला अन्य जितने गोले से सटा हुआ रहेगा उसको हम कहते हैं उप सहसंयोजन संख्या। उप सहसंयोजन संख्या, जिसको हम लोग समन्वयन संख्या भी कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं, समन्वयन संख्या कहते हैं। अब सवाल आता है भाई साहब कि सरल इकाई सेल में कितना होता है, क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सरल इकाई सेल में बच्चों कितना होता है, 6। पिंड केंद्रित इकाई सेल में 8। एस से 6, बी से बैट, बैट बैट 8 मतलब 8, और एफसीसी फैट ध्यान रखना 12। उसके बाद सीसीपी आ जाएगा तो भी 12, एचसीपी आ जाएगा तो भी 12। क्लियर, भूलना नहीं है, सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछता है एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, अगर किसी भी पैकिंग की संरचना एचसीपी है बच्चों तो उसका समन्वयन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। सीसीपी क्यूबिकल क्लोज पैकिंग हो तो भी 12 होगा। फलक केंद्रित इकाई सेल की बात करें, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा। बीसीसी की बात करें तो 8 होता है और एससी की बात करें तो 6 होता है। अब देखिए सभी लोग पैकिंग की प्रगुणता की बात कर लेते हैं। पैकिंग की प्रगुणता, पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग की प्रगुणता, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको पैकिंग की प्रगुणता। बच्चों अगर सरल इकाई सेल है तो पैकिंग कितना होता है, 52%। तो खाली जगह कितना हो गया, 48%। मैं एक काम करता हूं, यहां पे लिखता हूं यूनिट सेल और यहां पे लिख रहा हूं पैकिंग, पैकिंग एफिशिएंसी समझ जाओगे, पीई। और यहां पे लिख रहा हूं रिक्ति, जिसको हम वोइड कहते हैं, वोइड खाली जगह। तो बच्चों आप लोगों को आराम हो जाएगा समझने में। ये आइए, सरल इकाई सेल हो तो पैकिंग 52% हो जाता है, खाली जगह 100 में से घटा दिया 48% लगभग। पिंड केंद्रित इकाई सेल में 68% की पैकिंग हो गई, खाली जगह बच गया बच्चों 32%। फलक केंद्रित इकाई सेल में चले गए 74% पैकिंग हो गया बच्चों, और बच गया कम से कम जगह खाली कितना बच गया, 26%। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा किस प्रकार की पैकिंग बेहतर होती है। फुआ के यहाँ गई बड़ा मिठाई लेके 1 किलो के डिब्बा में पा भर मिठाई डगर रहा है इधर उधर, अच्छी पैकिंग है, नहीं है। क्यों, क्योंकि डब्बा बड़ा था, मिठाई की संख्या कम थी। इस प्रकार से यूनिट सेल के हिसाब से अगर उसमें परमाणु की संख्या ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा जगह ऑक्युपाइड हो, भर जाए, उसको हम अच्छी पैकिंग कहते हैं। अब आपको जब ये बात पता है कि सबसे ज्यादा परमाणु की संख्या एफसीसी में होता है, कितना, 4 होता है, इसलिए इसकी पैकिंग ज्यादा होती है, खाली जगह कम बचता है। इस प्रकार से सबसे अच्छी पैकिंग किसको माना जाता है बच्चों, एफसीसी को, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। चलो रिक्ति 2 प्रकार की हम पढ़ लेते हैं, वैसे 3 प्रकार की होती है लेकिन यहां पे आपको 2 ही पढ़ना है, विशेष करके एक चतुष्फलकीय रिक्ति, चतुष्फलकीय रिक्ति जो कि 4 गोले के संपर्क से बनती है, 4 गोले के संपर्क से बनती है। तो पूछा जाएगा कि चतुष्फलकीय रिक्ति कितने गोले के संपर्क में आने से बनती है बच्चों, 4। दूसरा बात पूछा जा सकता है अष्टफलकीय रिक्ति कितने गोलों से मिलकर बनती है। अष्टफलकीय रिक्ति के लिए बच्चों 6 गोला चाहिए। यहां पे सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, क्योंकि बहुत बच्चे गलती कर क्या करते हैं कि चतुष्फलकीय मतलब 4 तो अष्टफलकीय मतलब 8। नहीं, गोला 6 होगा, 8 फलक होगा। अष्टफलकीय मतलब 8 फलक, और 6 गोले के केंद्र को मिलाने से हमें 8 फलक प्राप्त होता है। तो ये 6 गोले के संपर्क से बनता है, के संपर्क से बनता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं सर। आप देखो एक सबसे बड़ी बात, ये संरचना ये रिक्ति हमें तब मिलती है जब एचसीपी अथवा सीसीपी प्रकार की पैकिंग होती है, तब एचसीपी एंड सीसीपी तरह की पैकिंग होगी तभी ये दोनों रिक्ति हमें मिलता है, अन्यथा हमें इससे दर्शन होने वाला नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर किसी क्रिस्टल में, अगर किसी इकाई सेल हो, क्रिस्टल हो, बात तो वही होगा, इकाई सेल में परमाणु की संख्या या कणों की संख्या n मान लेते हैं, कणों की संख्या छोटा n हो, तो आपसे पूछा जाएगा बताओ उसके अंदर अष्टफलकीय रिक्ति कितनी हुई। ये सवाल पूछा है बोर्ड एग्जाम में, तो आपको क्या कहना है कि जितना कणों की संख्या होगा, जितना परमाणु की संख्या होगी, वही अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या होगी। तो प्यारे बच्चों यहां पर कणों की संख्या n है तो अष्टफलकीय भी n होगा। लेकिन पूछ दिया बच्चों चतुष्फलकीय रिक्ति कितनी होगी,
तो हमें क्या बताना होगा, चतुष्फलकीय दोगुना हो जाता है। इस प्रकार से अब मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ रहा हूं कि अगर किसी इकाई सेल के अंदर कणों की संख्या 4 है तो उसमें अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या कितनी होगी। तो जब कणों की संख्या 4 तो अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या भी कितनी होगी बच्चों, 4। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत? एक सेकंड। हाँ समझ में आ गया बच्चों, कितना जवाब आ गया आप लोग का, 4। बहुत बढ़िया। अष्टफलकीय रिक्ति 4, अगर वही पूछ देता कि चतुष्फलकीय कितनी होगी तो 2 गुना हम कह देंगे। अब चलो ये आप लोग समझ गए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाइए, यहां से जब हम लोग उठते हैं तो सीधे सीधे चलाते हैं दोष पर। शॉर्टकी दोष, जो बहुत फेमस दोष है वो है शॉर्टकी। शॉर्टकी दोष जब भी होगा समान संख्या में धनायन और ऋणायन गायब होगा। समान संख्या में धनायन एंड ऋण आयन, निगेटिव आयन गायब होता है। समान संख्या में क्रिस्टल जालक से क्या हो जाता है बच्चों, गायब हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में जब भी ये दोष उत्पन्न होगा क्रिस्टल जालक का घनत्व तो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्रिस्टल जालक का घनत्व तो क्या हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं फ्रैंकल दोष की, फ्रैंकल दोष में बच्चों ध्यान रखिएगा सभी लोग, क्रिस्टल जालक से कोई भी कण गायब नहीं होगा, अंदर ही फंस जाता है। आयन, छोटा आयन, मैं लिख रहा हूं छोटा आयन क्रिस्टल जालक के अंदर, क्रिस्टल जालक के अंदर ही फंस जाता है। क्रिस्टल जालक के अंदर ही फंस जाता है। चलो बहुत बढ़िया। तो बच्चों समझ में आ गया, अंदर ही फंस जाता है यानी कि बाहर नहीं जाता है। तो जब बाहर नहीं जाएगा तो समझ लीजिएगा कि इसके अंदर कोई घनत्व में परिवर्तन नहीं होने वाला है। घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा, घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं होगा। इसमें AgBr जो होता है बच्चों वो दोनों दोष दिखाता है। AgBr दोनों प्रकार का दोष दिखाता है, दोनों दोष इसमें पाए जाते हैं विशेष करके। ठीक है, चलो आगे अब कुछ सवाल हम आपसे करना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा सभी लोग। अब ये सवाल आपके सामने होगा, आप सभी लोग फटाफट से जरा जवाब देते चलिएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाता है कि Na2O में सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो एक बार आप सभी लोग जवाब दे दीजिए, फटाफट से जवाब दे दीजिए। तो कितना होगा? अरे शॉर्ट नोट्स तो बहुत तगड़ा बनेगा। Na2O सोडियम का ऑक्साइड में सोडियम का समन्वयन संख्या आपसे पूछे, चलो मैं बताते ही चलता हूं, 4 हो जाएगा। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि हीरा, हीरा किस प्रकार का है, हीरा हो, ग्रेफाइट हो, ये SiC सिलिकॉन कार्बाइड, ये हमेशा बच्चों ध्यान रखना सहसंयोजक क्रिस्टल होता है। कौन सा होता है? सहसंयोजक क्रिस्टल। बिल्कुल इसमें घबराना और भूलने वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब आगे आ जाओ, अगर आपसे पूछा जाता है कि रवादार का मतलब क्या होता है, तो रवादार का मतलब समझ जाना क्रिस्टल, और बेरवादार का मतलब क्या हो जाता है बच्चों? अक्रिस्टल। क्या हो जाता है? अक्रिस्टल। उसके बाद चलिए, HCP में अगर परमाणु की संख्या पूछे, HCP के अंदर
परमाणुओं की संख्या पूछे तो परमाणु की संख्या आप बताइएगा 6। जाना मत कहीं, ये देखो अपनी ताकत पता करो कि कितना पता है, तो रिवाइज करो, चैट में अपना लिखते रहो। ये मत सोचो कि सर नहीं देख रहे। अरे हृदय कनेक्ट है बच्चों, आप अपना फर्ज निभाइए, हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। एचसीपी में परमाणु की संख्या 6 होती है, लेकिन अगर एचसीपी में सीएन की बात कर लेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वयन संख्या, तो ये लगा दीजिएगा कितना, 12। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलिए उसके बाद चुंबकीय वाले पदार्थ में जो सवाल बराबर पूछे जाते हैं Fe3O4 के बारे में, ये किस प्रकार का चुंबकीय पदार्थ है? फेरी चुंबकीय है, बिल्कुल मत भूलिएगा। किस प्रकार का है? फेरी चुंबकीय पदार्थ हम इसको कहेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि अक्रिस्टल लघु परासी की दीर्घ परासी, जवाब क्या होगा? लघु परासी। अगर मैं आपसे पूछूं क्रिस्टल समदैशिक की असमदैशिक, लड़का कंफ्यूज क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है क्रिस्टल तो समदैशिक, अक्रिस्टल तो असमदैशिक, जबकि ये गलत कॉन्सेप्ट है। क्रिस्टल हमेशा असमदैशिक होता है। क्या होता है बच्चों? असमदैशिक होता है। आ गया समझ में? अगर मैं आपसे पूछ देता हूं सीसीपी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, तो जवाब होना चाहिए कितना? 12। कितना? 12। सीसीपी की पैकिंग, सीसीपी की पैकिंग प्रगुणता, पैकिंग एफिशिएंसी कितना? तो जवाब होना चाहिए 74%। कारण क्योंकि ये एफसीसी की तरह होता है। किसकी तरह होता है बच्चों? ये एफसीसी की तरह होता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलो अब आ जाओ। अगर सवाल आता है घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस चालक कितने होते हैं? घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस चालक की संख्या, बच्चे कंफ्यूज 14 लगा के आते हैं और खूब खुश रहते हैं कि हमने सही लगाया, लेकिन गलत, क्योंकि यहां पे पूछा है घनाकार क्रिस्टल, कुल क्रिस्टल तंत्र में नहीं पूछा है। अगर कुल क्रिस्टल तंत्र पूछेगा तो आपका जवाब होना चाहिए था 14 ब्रेविस चालक होते हैं, परंतु सिर्फ क्यूबिकल वाले की बात किया है, सिर्फ घनाकार क्रिस्टल की बात किया है, तो आपका जवाब सिर्फ क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? 3 होना चाहिए। इसमें बिल्कुल मत घबराइएगा। आपसे पूछ दिया जाएगा NaCl की क्रिस्टलीय संरचना किस प्रकार की होती है? क्रिस्टलीय संरचना फलक केंद्रित होता है, मत भूलिएगा। FCC क्या होता है? FCC। आपसे पूछ दिया जाएगा सीजियम क्लोराइड की क्रिस्टलीय संरचना किसी होती है? तो BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। मत भूलना सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं। चलो, किस प्रकार के क्रिस्टल तंत्र में ब्रेविस चालक की संख्या सबसे ज्यादा होती है? ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक जो हमारे पास क्रिस्टल तंत्र होते हैं 7 में से एक ऑर्थोरोम्बिक होता है, जिसमें सबसे ज्यादा ब्रेविस चालक होते हैं, वो 4 होते हैं। सबसे ज्यादा ब्रेविस चालक इसी में पाए जाते हैं। 14 में से 4 ब्रेविस चालक सिर्फ ऑर्थोरोम्बिक के होते हैं। तो किस प्रकार के क्रिस्टल तंत्र में सबसे ज्यादा ब्रेविस चालक की संख्या होती है? जवाब क्या होगा आप सभी लोगों का? ऑर्थोरोम्बिक के अंदर। किसके अंदर बच्चों? ऑर्थोरोम्बिक के अंदर। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। चलो ठीक है। अब एक सवाल जो बोर्ड एग्जाम में ज्यादा पूछ देता है, पोटेशियम की समन्वयन संख्या। बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, और कंफ्यूजन की बात भी है, क्योंकि भैया पोटेशियम BCC संरचना रखता है। BCC संरचना रखने का मतलब 8। BCC संरचना रखने का मतलब क्या हो जाता है? 8। अच्छा, ये आप सभी लोगों को दिखाई तो दे रहा है ना वीडियो में जो मैं लिख रहा हूं? ये दिखाई तो दे रहा है आप लोगों को? एक बार बता देंगे सभी लोग? अरे भाई, ये एक चलने लगा ऐड, ये वेट कराएगा अच्छा खासा। अच्छा, ये जल्दी खत्म हो जाएगा तो फिर चलो आगे चलते हैं। आगे अगर आपसे पूछ दिया जाए ट्रांजिस्टर में इस्तेमाल होने वाला तत्व, ट्रांजिस्टर में यूज होने वाला तत्व सिलिकॉन। याद रखना सभी लोग, क्या होता है? सिलिकॉन। किसी पदार्थ में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है। अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डोपिंग। अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया डोपिंग कहते हैं, जिसको अपमिश्रण भी कहा जाता है। अपमिश्रण। उसके बाद देखो सभी लोग,
दो प्रकार के अर्धचालक होते हैं, बाह्य और अंतर्निहित। कुल मिला के अगर हम यहां पे पढ़े तो एक एन टाइप हमें मिलने वाला है और एक पी टाइप मिलने वाला है। एन टाइप के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। इसमें सबसे ज्यादा क्या होते हैं, होल। होल मतलब छिद्र, वीवर जिसको कहते हो। क्या कहते हो, वीवर। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या एन टाइप में होल नहीं होता है, तो आपका जवाब हो जाएगा कि नहीं। लेकिन गलत हो जाएगा जवाब आपका। एन टाइप में बच्चों इलेक्ट्रॉन के साथ साथ होल भी होता है, लेकिन मेजॉरिटी किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन की। निगेटिव इसीलिए हो जाता है। पी टाइप के अंदर सिर्फ छिद्र नहीं पाया जाता है, छिद्र के साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी किसकी होती है, छिद्र की। अब सुनो, इसमें हम अशुद्धि मिलाते हैं। पी टाइप में हम मिलाते हैं ट्राईवैलेंट अशुद्धि। ट्राईवैलेंट यानी कि त्रिसंयोजी अशुद्धि। इसमें जब हम डोपिंग करेंगे तो, और इसमें जो अशुद्धि मिलाएंगे बच्चों ध्यान रखना सभी लोग, पेंटावैलेंट, जिसकी संयोजकता 5 हो, पंच संयोजी। पंच संयोजी, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। देखो एक क्रिस्टल का दोष होता है जो कलर को रंग प्रदान करता है, वो एफ केंद्र दोष कहलाता है। कौन सा केंद्र कहलाता है, एफ केंद्र दोष, यानी कि फार्बेनजेंटर इसका नाम होता है। एफ का मतलब क्या हो जाता है, फार्बेनजेंटर। समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत? देखो ओवरऑल मैं आपको सारा पॉइंट इसमें कवर कर लिया हूं। मैं इसमें ओवरऑल सारा पॉइंट आपको कवर कर लिया हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए हमने 14 स्लाइड पढ़ा चैप्टर 1 को, सिर्फ की पॉइंट्स कवर किए हैं। जितने भी क्वेश्चन अब इससे, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा सब बन सकते हैं। अब आपसे घुमा फिरा के पूछा जाएगा, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें ये पूछा जाएगा, किसमें कितना पैकिंग की प्रगुणता होती है, किसमें कितना खाली जगह बचता है, ये सारी चीजें यहां तक कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। मजा आ रहा है तो एक बार दिल का इमोजी लगा के सभी लोग भेज दो। मजा आ रहा हो तो दिल की इमोजी लगा के भेज दो। अभी पहला चैप्टर कंप्लीट, हम दूसरे चैप्टर की ओर प्रवेश करने जा रहे हैं। हमारा यहां से दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। रिवीजन हम कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा सभी लोग। चैप्टर 2 बिलियन। डिटेल हम यहां नहीं देखने आए हैं ना, रिवीजन देखने आए हैं। बिलियन क्या कहता है, विलय प्लस में विलायक बराबर में विलयन। विलय प्लस विलायक बराबर में क्या हो गया बच्चों, विलयन। विलयन हमेशा क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण कहलाएगा। विलयन हमेशा क्या होता है, समांग मिश्रण। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सबस्टांसेस इज कॉल्ड विलयन, जिसको सॉल्यूशन कहते हैं। विलय की मात्रा कम होती है कंपैरेटिवली विलायक से, और इसकी मात्रा क्या हो जाती है, प्रायः ज्यादा होती है। इसका काम होता है घुलने का, और इसका काम होता है बच्चों घुलाने का। पानी जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान बहुत ज्यादा होता है, इसलिए पानी को हम लोग सार्वत्रिक विलायक के नाम से जाने जाते हैं। पानी को सार्वत्रिक विलायक हम जानते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं। सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान 80-81 के आसपास में होता है। ठीक है, आगे चलो। भौतिक अवस्था के आधार पर ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब आप इसमें इसकी सांद्रता को कैलकुलेट करना जानते हैं, तो जो इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म होता है मोलरता। मोलरता बराबर क्या हो जाता है बच्चों, विलय का मोल। ध्यान देना सभी लोग, हटा भाई। विलय का मोल बट्टा में, विलय का मोल बट्टा में लीटर में विलयन का आयतन। विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में होना चाहिए। ध्यान रखना, अगर लीटर में नहीं हो रहा है, अगर मोलरता लिखना हो तो मोलरता बराबर क्या लिख सकते हो, विलय का मोल बटा में विलयन का आयतन लीटर में। लेकिन अगर लीटर में नहीं दिया है, मान लो मिलीलीटर में दे दिया है, ml में दे दिया, तो क्या करोगे, 1000 से गुना। बच्चों इसका अगर मात्रक आपसे पूछता है, मात्रक किसका, मोलरता का, तो मोल बटा में लीटर, यानी कि मोल प्रति लीटर हमने लिख दिया। यह ताप से प्रभावित होता है, ताप बढ़ाने से आयतन बढ़ेगा, जिसके कारण मोलरता का मान घटता है। ताप से प्रभावित होता है या नहीं, जरा सभी लोग बताओ, ताप से प्रभावित होता है कि नहीं। मोलरता का ताप से बड़ा असर पड़ता है, मोलरता का ताप से बड़ा असर पड़ता है। रेड कलर में नहीं यूज करूंगा, नहीं तो बच्चों को समझने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। मैं ब्लैक यूज कर लेता हूं।
दूसरा टर्म बच्चों हम यूज कर लेते हैं मोललता के बारे में। मोललता बराबर क्या हो जाता है, प्रति केजी विलायक में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या को, यानी ये हो गया विलय का मोल ऊपर, विलय का मोल बटा में बच्चों हो जाता है विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान केजी में, अगर ग्राम में देगा तो 1000 से करेंगे गुना। क्लियर। और सबसे बड़ी बात कि ताप से प्रभावित ये नहीं होता है, क्योंकि इसमें आयतन कहीं नहीं दिख रहा है, प्रभावित नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद देख लो मोल प्रभाज। मोल प्रभाज क्या होता है बच्चों, विलय का मोल प्रभाज, जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसका मोल ऊपर रख दो छोटा वाला n, और नीचे टोटल विलयन का रख दो। अगर विलायक का मोल प्रभाज निकालना है बच्चों तो जिसका निकालना है उसका ऊपर बड़ा वाला n ऊपर, और नीचे टोटल छोटका प्लस में बड़का। क्लियर है। थोड़ा थिकनेस बढ़ा देते हैं, बच्चों का कहना है बढ़ा दिया। चलो, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि विलय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज का योगफल कितना होता है मेरे प्यारे साथियों, 1। ये नहीं भूलना है, x विलय और प्लस में विलायक। अगर इसमें किसी का वैल्यू एक छोटा पता हो आपको तो दूसरा निकालने के लिए एक में से उसको हम क्या कर देते हैं, घटा सकते हैं आराम से। हेनरी का नियम क्या कहता है, P बराबर के एच एक्स। P बराबर के एच एक्स किसका नियम हो गया बच्चों, हेनरी का नियम। हेनरी का नियम किसके लिए लगता है, याद करिएगा सभी लोग। हेनरी का नियम द्रव में गैस के लिए लागू होता है। किसके लिए, द्रव में गैस के लिए लागू होता है। अब चलो, अगर आप इसके लिए बात कर रहे हो द्रव में गैस के लिए, अगर द्रव में कोई गैस घुल रहा हो, द्रव में गैस घुल रहा हो तो विलेयता वाला पार्ट आ गया। तो आप क्या करोगे बच्चों, ताप बढ़ाने से विलेयता क्या होती है, देखो कितना तेजी में हम लोग निकल रहे हैं। जब कोई गैस घुलना चाह रहा है और आप नीचे से टेम्परेचर दे रहे हैं तो गैस भाग जाएगा ना, यानी कम घुलेगा। ताप बढ़ाने से विलेयता घटती है कब, जब किसी द्रव में कोई गैस घुल रहा हो तब। अब यही सब सवाल बच्चों ऑब्जेक्टिव में पूछता है और बच्चे होते हैं परेशान। क्या दाब का असर बढ़ता है, बिल्कुल, दाब बढ़ाने से विलेयता बढ़ जाती है। प्रेशर डाल करके हम लोग घुलने की क्षमता को बढ़ा लेते हैं, बढ़ती है। यही कारण है बच्चों की कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो जाए, सॉफ्ट ड्रिंक हो जाए, इसके अंदर हाई प्रेशर पर CO2 गैस को घुला दिया रहता है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। तो ताप बढ़ाने से विलेयता घटती है, ताप बढ़ाने से विलेयता बढ़ती है, ध्यान रखिएगा। और ताप घटाइएगा तो विलेयता बढ़ जाएगी, उल्टा चल रहा है ये। यानी अगर हम चाहते हैं कि विलेयता ज्यादा हो, गैस ज्यादा से ज्यादा घुले, तो टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, हम चाहते हैं विलेयता बढ़े तो टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, कम की ज्यादा, जरा चैट सेक्शन में लगा दो सभी लोग। टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा बच्चों, कम या ज्यादा, टेम्परेचर को क्या रखना पड़ेगा, कम या ज्यादा, बताइए सभी लोग फटाफट से। हो जल्दी, क्लास करो सभी लोग, कोई सेशन छोड़ के बीच से नहीं जाएगा। आप सभी लोगों को पूरा का पूरा सेशन रिवीजन करा रहे हैं, इसमें आपका फायदा है, हमारा अपना कर्म है। बहुत गर्मी है, हाँ, अरे कम करना पड़ेगा, बहुत सुंदर। विलेयता बढ़ाने के लिए ताप को क्या करना पड़ेगा बच्चों, कम करना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर द्रव में कोई ठोस घुल रहा हो, तो द्रव में ठोस घुल रहा हो तो क्या होगा बच्चों, तो आ जाइए। तो ताप बढ़ाइएगा तो विलेयता भी बढ़ेगी, ताप बढ़ाने से विलेयता बढ़ती है। अब चीनी को आप ज्यादा चाहते हैं कि घुले तो गर्म करिए, खूब घुलेगा, क्योंकि ये क्या है, ठोस है, बढ़ती है। लेकिन अगर दाब की बात करें तो दाब का कोई असर नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि ठोस पदार्थ पे दाब का असर नहीं पड़ता है, ठोस असंपीड्य होता है, इनकंप्रेसिबल, दाब का कोई असर नहीं पड़ता है। ये भूलना नहीं है आप लोगों को, दाब का कोई असर नहीं पड़ता है। कब, जब द्रव में कोई ठोस घुल रहा हो तो। अब चलो,
वाष्प दाब का अवनमन में ध्यान रखना सभी लोग बच्चों, मैं सारा पॉइंट लिख रहा हूं। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से, विलयन के वाष्प दाब से ज्यादा होता है। ये सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ज्यादा होता है। इसलिए जो कमी आता है, अवनमन जो होता है उसका, हम ज्यादा में से कम को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, तो हम शुद्ध वाले से रिलेट कर देते हैं आपेक्षिक अवनमन जब हमें निकालना हो तब। यानी कि बच्चों पी नोट माइनस पी एस और बट्टा में शुद्धतम वाला लगा देंगे, पी नोट माइनस पी एस बट्टा में पी नोट। अब यहां पे सभी लोग ध्यान देना कि वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के संदर्भ में, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के संदर्भ में रावल्ट ने नियम दिया था। अवनमन के संदर्भ में या संबंध में रावल का नियम, रावल का नियम, रावल या राउल्ट बात बराबर है भाई, ध्यान रखना सभी लोग। और ये नियम क्या था कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, जो उसके अंदर घुला हुआ रहता है। ये पॉइंट बिल्कुल दिमाग में रहना चाहिए, बिल्कुल भूलना नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन जो होता है बच्चों, वो विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ऐसा किसने नियम दिया, राउल्ट ने नियम दिया था। ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज, अब आ जाइए शुद्ध विलायक। शुद्ध, आप सभी लोग जान जाओ कि इसमें अगर कोई पदार्थ मिलाओगे तो वाष्प दाब में कमी आ जाती है। वाष्प दाब में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, भूलिएगा मत। शुद्ध विलायक का क्वथनांक विलयन के क्वथनांक से कम होता है। ये सब पॉइंट दिमाग में रखना। अभी विलयन के क्वथनांक से कम होता है। क्या होता है बच्चों, कम होता है। तो जो क्वथनांक का उन्नयन होता है, उन्नयन का मतलब वृद्धि, क्वथनांक का उन्नयन, उन्नयन का मतलब क्या हो गया, वृद्धि, बढ़ गया था, तो जिसका ज्यादा होता है उसमें से हम घटा देते हैं। तो शुद्ध विलायक का क्वथनांक विलयन के क्वथनांक से कम होता है, तो विलयन वाला इस बार ज्यादा हो गया, शुद्ध वाला कम हो गया। पीएस का मतलब, पी मतलब प्रेशर, पी मतलब भैया जी प्रेशर। ये सारे टर्म खोपड़ी में एकदम रहना चाहिए सेट, क्योंकि यही से सवाल बनते हैं सारे। अब देखो रावल का इनके भी संबंध में नियम था, ये हो गया आपका क्वथनांक का उन्नयन। अब समझिएगा इनके संदर्भ में रावल का नियम क्या था। रावल ने कहा था कि जो क्वथनांक का उन्नयन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा टी बी, वो समानुपाती होता है मोललता के, सांद्रता के। अब ये हटा तो एक कांस्टेंट लगा KBCm, जिसको मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, और डेल्टा टीबी बराबर KB, और ये गुना में Cm जो आप देख रहे हैं ना, ये मोल लता है बच्चों। यहां पे क्या है, ये मोल लता है। समझ आ गया। अब आ जाओ हिमांक की बात कर लो तुरंत यहीं पे। अगर बात की जा रही है तो शुद्ध विलायक का हिमांक, शुद्ध विलायक का हिमांक विलयन के हिमांक से, विलयन के हिमांक से ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। तभी तो ज्यादा से कम हो गया ना, शुद्ध विलायक का हिमांक ज्यादा होता है, तो हिमांक में आ गया कमी, अवनमन, जिसको हम कहते हैं बच्चों हिमांक का अवनमन। कितना कमी आ गया हो, कितना कमी आ गया, तो ज्यादा में से कम को घटाते हैं। ज्यादा क्या हो गया, टी नॉट माइनस टी एस। बच्चों हमें यहां पे टी लिखना है, क्योंकि ये टेम्परेचर है ना, क्या है, टेम्परेचर है। चलो इसको हो गया, हम कहते हैं डेल्टा टी एफ, एफ से फ्रीजिंग पॉइंट का, डेल्टा मतलब परिवर्तन, टी मतलब टेम्परेचर, टी नॉट माइनस टी एस। तो हिमांक का उन्नयन नहीं होता है, हिमांक का हमेशा क्या होता है, अवनमन होता है। अब इसमें भी रावल जी ने नियम दे दिया था, तो रावल का नियम हम यहां पे भी पढ़ लेते हैं। क्या था कि जो हिमांक का अवनमन है वो
मूल लता के समानुपाती होता है। तो डेल्टा टीएफ बराबर के एफ लग गया, के एफ, वहां पे के बी लगा था, यहां पर के एफ लग गया, उधर के बी लगा था, इधर क्या लग गया बच्चों, के एफ लग गया। ठीक है, यस। परासरणी दाब, परासरणी दाब देखो, परासरण की प्रक्रिया तो सभी लोग जानते हैं। परासरण की प्रक्रिया में क्या होता है वो सब हम बता रहे हैं। परासरणी दाब बराबर पाई, बी बराबर एन आर टी, तो पाई बराबर क्या हो जाता है बच्चों, सी आर टी। ये फॉर्मूला मत भूलना, ये मत भूलना। दूसरा चीज, अर्धपारगम्य झिल्ली से, अर्धपारगम्य झिल्ली से सिर्फ विलायक के कण पार करते हैं। किसके कण, लिखो चैट में, विलायक के कण आर पार कर सकते हैं, विलायक के कण पार कर सकते हैं। समुद्री जल को उल्टा परासरण के द्वारा, किस विधि द्वारा बच्चों, उल्टा परासरण द्वारा क्या किया जाता है, लवणहीन बना दिया जाता है, लवणहीन बनाया जाता है, लवणहीन बनाया जाता है। समझना सभी लोग, लवणहीन बनाया जाता है। ठीक है, आगे चलो। अगला पॉइंट अगर मैं कवर करूं, आदर्श विलयन वो होते हैं जो रॉबल के नियम का पालन करते हैं। आदर्श विलयन वे हैं जो रॉबल के नियम का पालन करता है। सुनते जाओगे भी तो भी बहुत मजा आएगा। रॉबल के नियम का पालन करता हो। और अनादर्श विलयन, आदर्श विलयन में देख लो कंडीशन क्या है। आदर्श विलयन का कंडीशन है कि रॉबल का नियम का पालन करेगा, यानी कि P बराबर PA नॉट इंटू XA होगा। ठीक है, PA बराबर, और PB बराबर होता है PB नॉट इंटू XB होता है। अब इसको जोड़ दिया जाए तो PA प्लस PB, ये टोटल प्रेशर हमारे पास आ जाता है। दूसरी चीज ध्यान रखना, इसके अंदर बच्चों डेल्टा H मिक्स का वैल्यू कितना होता है, चैट सेक्शन में लिखो 0, यानी कोई परिवर्तन नहीं। मिलाने के बाद आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये होता है आदर्श विलयन। क्या होता है ये, आदर्श विलयन। अगर हम यही बात करते हैं अनादर्श विलयन की, तो अनादर्श विलयन कहता है कि हम रॉबल के नियम का पालन नहीं करेंगे, रॉबल के नियम का पालन नहीं करेंगे, नियम का पालन नहीं करेंगे। ये नहीं करता है, और नहीं करता है इसका मतलब क्या हो गया कि हम कहते हैं कि PA बराबर PA नॉट इंटू एक्स से हो जा, तो ये कहता है हम बराबर नहीं होंगे। हम कहते हैं भाई PB बराबर PB नॉट इंटू XB हो जा, ये कहता है हम नहीं होएंगे। अच्छा ठीक है, ये कहता है डेल्टा H मिक्स का वैल्यू 0 हो जा, कहता है नहीं होएंगे। क्यों, क्योंकि हमें रॉबल का नियम का पालन नहीं करना है। जो रॉबल के नियम का पालन करेगा वो सिर्फ शून्य होगा, इसमें शून्य नहीं होगा। अनादर्श विलयन दो प्रकार का विचलन दिखाता है बच्चों, एक धनात्मक विचलन और एक बच्चों दिखाता है ये ऋणात्मक विचलन। क्या दिखाता है, ऋणात्मक विचलन। धनात्मक विचलन में क्या होता है, PA नॉट इंटू XA से ज्यादा होता है, PB नॉट इंटू XB से ज्यादा होता है। डेल्टा H मिक्स का वैल्यू पॉजिटिव आता है, डेल्टा V मिक्स का वैल्यू पॉजिटिव आता है। ऋणात्मक विचलन में चलते हैं तो PA बराबर नहीं होगा और लेस देन होगा। ये PA नॉट इंटू XA से कम होता है, PB कम होता है PB नॉट इंटू XB से। डेल्टा H मिक्स की बात करते हैं, लेस देन 0 हो जाता है। डेल्टा V मिक्स की बात करते हैं, लेस देन 0 हो जाता है। ये किसके लिए बच्चों, ऋणात्मक विचलन और धनात्मक विचलन के लिए हमने चर्चा यहां पे कर लिया है। ठीक है, अब चलो सभी लोग ध्यान देना, जब आप पहाड़ पे चढ़ते हो तो पहाड़ों पर जल का क्वथनांक क्या हो जाता है, कम। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्वथनांक कम हो जाता है। कारण क्या दीजिएगा जाता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब वहां पे क्या हो जाता है बच्चों, बढ़ जाता है।
बढ़ जाता है। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? ये देखो सारे पॉइंट मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं भाई, रिवाइज करा रहा हूं, नॉन स्टॉप रिवीजन आपका चल रहा है ताकि आप सभी लोगों को एक अच्छा से रिवीजन सेशन मिल जाए, ताकि आप लोगों को मजा आ जाएगा चीजों को समझ करके देख करके। ठीक है, अब चलो, जब भी बात आए अणुसंख्य गुणधर्म की, जब भी बात आए बच्चों अणुसंख्य गुणधर्म की, 4-5 एग्जांपल दिमाग में रखो, सिर्फ वही अणुसंख्य गुणधर्म होगा अथवा कोई नहीं होगा। क्या क्या? वाष्प दाब का अवनमन अथवा अपेक्षिक अवनमन, ये होगा, क्योंकि ये अणु की संख्या पर डिपेंड करता है। अणुसंख्या गुणधर्म हमेशा विलय के कणों की संख्या पर, कणों की संख्या पर, सिर्फ इनकी संख्या पर निर्भर करता है। विलय की कणों की संख्या पर सिर्फ निर्भर करता है, इसको उसके प्रकृति से, रंग से कोई मतलब नहीं है। वाष्प दाब का उन्नयन होता है, क्वथनांक का उन्नयन होता है, अणुसंख्या गुणधर्म कहलाएगा क्वथनांक का उन्नयन। हिमांक का अवनमन होता है, हिमांक का अवनमन भी होता है। क्या? अणुसंख्या गुणधर्म। परासरण अथवा परासरणी दाब, ये याद रखना सभी लोग, ये भी होता है, परासरण अथवा परासरणी दाब। परासरणी दाब में हमेशा परासरण की प्रक्रिया रुक जाती है बच्चों। परासरणी दाब, परासरणी दाब विलयन पे लगाया जाता है। किस पर? विलयन पर आरोपित, विलयन पर आरोपित वह बाह्य दाब होता है, बाहरी दाब होता है जो परासरण की प्रक्रिया को रोक देता है। वह बाह्य दाब होता है जो परासरण की प्रक्रिया को रोक देता है, परासरण की प्रक्रिया को रोक देता है। परासरण की प्रक्रिया को क्या कर देता है? रोक देता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि परासरणी दाब किस पर आरोपित किया जाता है, विलायक पर या विलयन पर? सर बीसीसी, बीबीसी, बीबीसी नहीं, बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है बीसीसी का मतलब। कहां पे क्या होता है? पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम होता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब वहां पे बढ़ जाता है ना। चले आगे, कोई दिक्कत? कहां पे क्या लिख रहे हो? पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम होता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब, अरे अरे अरे, कम, सॉरी, कम हो जाता है। हो गया ना, ये क्लियर हो गया। अब इसमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत? अब यहां पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो अब देखो, रावल का एक नियम, आर बराबर, सभी लोग ध्यान रखिएगा, आर बराबर नहीं, रावल का नियम P बराबर P नॉट इंटू एक्स, और हेनरी का नियम था K बराबर KH इंटू एक्स। आइसोटोनिक विलयन किसे कहते हैं? आइसोटोनिक विलयन जब 2 बिलियन का परासरणी दाब समान हो, 2 बिलियन का पाई समान हो, परासरणी दाब समान हो। एक होता है बच्चों हाइपर टॉनिक, हाइपर टॉनिक विलयन। हाइपर टॉनिक मतलब 2 में से किसी एक का ज्यादा हो, 2 में से किसी एक का ज्यादा हो, ज्यादा हो, तो जिसका ज्यादा होगा उसे हम क्या कहते हैं? हाइपर, और जिसका कम होगा उसको कहते हैं हाइपोटोनिक। क्या कहते हैं? हाइपोटोनिक विलयन। 2 में से किसी एक का क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? कम हो जाता है। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? सभी लोग बता देंगे यहां तक चीजें क्लियर है? किसी को कोई परेशानी? अब यही सब आपसे सवाल बराबर पूछा जाएगा बस। तो चैप्टर 2 भी हम लोग कवर अप कर चुके हैं, चैप्टर 2 भी हम लोग कवर अप कर चुके हैं। अब हम चलते हैं चैप्टर 3 की तरफ। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू ही चलते हैं, है ना।
हम्म। हाँ हाँ, मजा आ रहा है। चलिए ठीक है, मजा आ रहा है तो अच्छी बात है। अब तीसरा हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तीसरा मतलब हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। सीधी सीधी पॉइंट पे आते हैं। वैद्युत रसायन में क्या होता है, एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं। जहां पे टर्म आएगा, जो फॉर्मूला है, जो क्वेश्चन है, वही सब ना आता है। वैद्युत अपघट्य पदार्थ सबसे पहले। वैद्युत अपघट्य वह द्रवित या जलीय विलयन जो जो विद्युत का सुचालक हो। जो क्या हो बच्चों, विद्युत का सुचालक हो। और जो कुचालक होगा उसे क्या कहते हैं, वैद्युत अनपघट्य। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, दो। एक प्रबल और दूसरा दुर्बल। प्रबल वो होगा जो 100% आयनों में टूट जाए, आयनों में टूट जाए, टूट जाए। और जो आंशिक रूप से, पार्शियली, आंशिक रूप से आयनों में जो टूटे उसे हम क्या कहते हैं, आयनों में टूट जाए उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, दुर्बल। ध्यान रखिएगा, द्रवित या जलीय विलयन हमेशा कोई भी वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य हमेशा आयन की उपस्थिति के कारण, आयनों की उपस्थिति के कारण विद्युत का सुचालक होते हैं। आयनों की उपस्थिति के कारण विद्युत का सुचालक, विद्युत का सुचालक होती है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। NaCl का वैद्युत अपघटन कराओ। वैद्युत अपघटन कराने पर क्या होगा, अब NaCl कैसा है बच्चों, द्रवित है। द्रवित NaCl का वैद्युत अपघटन कराने पर याद रखिएगा सभी लोग, सोडियम धातु के रूप में कहां चला जाता है, कैथोड पर। किस रूप में, धातु के रूप में। ये सवाल ट्रेंडिंग सवाल है, रगड़ के पूछा है। दूसरा पॉइंट, क्लोरीन गैस एनोड पर जाता है। कहां जाता है, एनोड पर, क्लोरीन गैस के रूप में, क्लोरीन गैस के रूप में जाता है, क्लोरीन गैस के रूप में जाता है। आ रहा है समझ, किस रूप में बच्चों, क्लोरीन गैस के रूप में जाता है, द्रवित होगा तो। और अगर जलीय विलयन होगा, जलीय विलयन, NaCl के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन कराओगे, जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन कराओगे ना, वैसे सिचुएशन में बच्चों आपको क्या मिलेगा, कैथोड पर, कैथोड पर मिलता है H2 हाइड्रोजन गैस, और एनोड पर क्या मिलेगा, Cl2। ठीक है, और विलयन में नीचे NaOH जमा रहता है। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों यहां पर चालकता की। सभी लोग ध्यान रखिएगा, ओम के नियम में सभी लोग जानते हो R बराबर V बट्टा में I होता है। दूसरी चीज, चालकता C बराबर 1 बट्टा में R, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, और प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को कप्पा कहते हैं। क्या कहते हैं, कप्पा। ये बात समझ में आ रहा है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, और इसका क्या हो जाता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अब चलो पढ़े हो सभी लोग, R बराबर रो एल बट्टा ए होता है फॉर्मूला से। और अगर आपसे पूछ दिया जाए रो बराबर, तो रो बराबर आर ए बट्टा में एल हो जाता है। यहां से इसका यूनिट निकालोगे तो R का ओम होता है, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर बट्टा में लेंथ सेंटीमीटर, एक से एक कट गया, ओम सेंटीमीटर हो गया। इसीलिए हमने यहां पर इसको क्या किया था, 1/, किया है, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। ध्यान रखिएगा सभी लोग, तनुता बढ़ाने पर, तनुता बढ़ाने पर सारी चालकता बढ़ती है, सिर्फ तुल्यांक ये विशिष्ट चालकता घटती है। ये जो पॉइंट है बिल्कुल ध्यान रखना सभी लोग, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता का मान घटती है, क्योंकि ये प्रति 100 सेंटीमीटर क्यूब वाला बात हो जाता है, घटती है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि तनुता बढ़ाने पर, तनुता
बढ़ाने पर मोलर चालकत्व, मोलर चालकता का मान बढ़ता है। मोलर चालकता का मान क्या होता है बच्चों? बढ़ता है। अब मोलर चालकता का फॉर्मूला क्या होगा? मोलर चालकता देख लीजिए सभी लोग। अगर हमें मोलर चालकता लिखना हो तो लेमडा एम बराबर कप्पा इंटू 1000 बट्टा में मोलारिटी, ये हमारा हो गया क्या? मोलर चालकता। अगर हमें लिखना हो तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता, तो तुल्यांकी चालकता लेमडा इक्यू कप्पा इंटू 1000 बट्टा में नॉर्मालिटी, नॉर्मलता जिसे हम कहते हैं। और ध्यान रखना सभी लोग बच्चों, तनुता बढ़ाने पर तुल्यांकी चालकता का मान भी बढ़ता है। सारी चालकता बढ़ेगी, सिर्फ विशिष्ट चालकता घटती है। तुल्यांकी चालकता का मान बढ़ता है, इसका मान क्या होता है बच्चों? बढ़ता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ चलो, कोई परेशानी नहीं, आगे आ जाइए। अब इतनी सारी चीज करने के बाद लेमडा एम, लेमडा इक्यू, ये सारा, इससे जितने भी सवाल पूछे जाएंगे वो भूलना नहीं है। अब आता है बच्चों सेल स्थिरांक एक टर्म। सेल स्थिरांक क्या होता है? एल बट्टा ए को कहा जाता है। एक्स बराबर एल बट्टा ए को हम क्या कहते हैं? सेल स्थिरांक। चूंकि एक फॉर्मूला और ध्यान में रखना, आर बराबर क्या होता है? रो एल बट्टा में ए होता है ना जी सर। आर बराबर रो एल बट्टा में ए होता है, तो आर बराबर रो इंटू एल बट्टा ए को देखो आप एक्स कह सकते हो। यहां से एक रिलेशन आप निकाल सकते हैं अगर आप चाहें तो, अगर आप चाहें तो यहां से एक रिलेशन निकाल सकते हो। चलो एक बार यहां तक सारे बच्चे बता देंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत? एक बार बता दीजिए सभी लोग, एक बार सभी लोग बता दीजिए। बस इसके बाद एक और चैप्टर रह जाएगा हमारा, चौथा चैप्टर। बहुत बच्चों का डाटा खत्म हो गया है, कोई बात नहीं, अभी बर्दाश्त किए रहिए। 19 रुपए का आता है, रिचार्ज कर लीजिए डेटा नेट, नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया, नो प्रॉब्लम। मतलब चलिए आगे बढ़िए। फिर फैराडे का नियम, फैराडे का प्रथम नियम अगर आपसे पूछे तो भूलना नहीं है भैया। फैराडे के प्रथम नियम में क्या आता है? एम बराबर जेड सी टी, मत भूलना। फैराडे का दूसरा नियम, फैराडे का सेकंड नियम, फैराडे के सेकंड नियम में क्या आ जाता है? M1 बट्टा M2 बराबर Z1 बट्टा में Z2 बराबर E1 बट्टा में E2, ये आता है फैराडे का दूसरा नियम से। ये नहीं भूलिएगा, कभी मत भूलिएगा, ठीक है ना? चलो, जेड को क्या कहते हो? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। जेड को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है, तुल्यांक कहते हैं। आगे अब सवाल आपसे पूछा जा सकता है, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं? एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं? आपका जवाब क्या होगा? कितने आवेश होते हैं? आपका जवाब होना चाहिए क्या? 96,500 कूलम। कैसे? क्योंकि एक मोल का मतलब हो जाता है 6.02 गुने 10 के पावर 23 अणु, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। कुल मिला के गुना कर लीजिएगा, लगभग में आपका ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 96,500 कूलम। इसे हम कहते हैं एक फैराडे। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम होता है, ये भूलिएगा मत। एक फैराडे में कितना कूलम होता है बच्चों? लगभग में ये वैल्यू 96,500 कूलम आ जाता है। एक फैराडे में ये वैल्यू कितना हो जाता है? लगभग 96,500 कूलम। अब आ जाइए, वैद्युत अपघटन के केस में, वैद्युत अपघटन में क्या होता है? एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड निगेटिव होता है, कैथोड निगेटिव होता है। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट, दोनों क्षण
दोनों क्षण एक ही वैद्युत अपघट्य में रहता है ना जी सर, एक ही वैद्युत अपघट्य में रहता है, भूलना मत सभी लोग। लेकिन जब आप वही बात करते हो विद्युत रसायन, अच्छा एक और पॉइंट लिख देता हूं, इसमें होता क्या है वैद्युत अपघटन में, विद्युत धारा देते हैं तो अभिक्रिया होती है, यानी कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। विद्युत ऊर्जा से हम क्या प्राप्त करते हैं बच्चों, रासायनिक ऊर्जा। लेकिन अब जब हम बात करने जाएंगे विद्युत रासायनिक तुल्यांक की, सॉरी विद्युत रासायनिक सेल की, विद्युत रासायनिक सेल की हम बात करेंगे तो इसमें बच्चों ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, एनोड निगेटिव हो जाता है और कैथोड पॉजिटिव हो जाता है। क्या हो जाता है, पॉजिटिव सेल वाइज। दूसरा चीज कि दोनों क्षण अलग अलग इलेक्ट्रोड में रहते हैं, दोनों क्षण अलग अलग इलेक्ट्रोड पर रहता है, अलग अलग नहीं, अलग अलग वैद्युत अपघट्य, अलग अलग वैद्युत अपघट्य में रहता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट इसका उल्टा, इसमें रासायनिक ऊर्जा, पहले रिएक्शन होता है ना तब जाके विद्युत मिलता है। रासायनिक ऊर्जा से हम क्या प्राप्त करते हैं, विद्युत ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा से हम क्या प्राप्त करते हैं बच्चों, विद्युत ऊर्जा। हाँ, यहां तक समझ आ गया, यहां तक समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक नो प्रॉब्लम। ठीक है। अब देखना यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है कि सर एनोड तो पॉजिटिव होता है, ये मास्टर गलती बता रहा है। नहीं भाई, एनोड यहां पे पॉजिटिव नहीं निगेटिव होगा, क्योंकि हम पहले आपको बता दिए कि ये हम बात किसकी कर रहे हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, विद्युत रासायनिक तुल्यांक की बात कर रहे हैं। आ रहा है समझ में, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलो अब आ जाओ, सेल की बात कर लो। प्राथमिक सेल जो एक बार समाप्त हो जाने के बाद, एक बार समाप्त हो जाने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं होगा, इस्तेमाल नहीं होगा, यानी कुल मिला के ये रिचार्जेबल नहीं होता है, नहीं होता है। अब इसके एग्जाम्पल में आप ले लीजिए लेक्लांचे सेल, लेक्लांचे सेल जिसको आप शुष्क सेल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, शुष्क सेल। जिसका अगर हम शुष्क सेल की बात करते हैं बच्चों, इसका अगर विद्युत वाहक बल की बात करें तो वो कितना होता है बच्चों, 1.5 वोल्ट। कितना होता है, 1.5 वोल्ट। इसके बाद मरकरी सेल भी होता है ना, मरकरी सेल, जिसके लिए वो वैल्यू कितना होता है, 1.33 वोल्ट। द्वितीयक सेल जो रिचार्जेबल होता है, द्वितीयक सेल जो रिचार्जेबल होता है, जो रिचार्जेबल यानी कि हम दोबारा उसे चार्ज कर सकते हैं, दोबारा चार्ज कर सकते हैं। जैसे जैसे में हम क्या कहेंगे, लेड संचायक, लेड संचायक अथवा स्टोरेज कह सकते हो, लेड स्टोरेज बैटरी या लेड स्टोरेज सेल। उसके अलावा निकेल कैडमियम सेल भी कह सकते हो, निकेल कैडमियम, निकेल कैडमियम सेल पढ़ाया हूं प्रहार बैच के अंदर, निकेल कैडमियम सेल। ये सब द्वितीयक सेल है बच्चों। ये सब क्या होते हैं, द्वितीयक सेल। हम इसको रिचार्ज कर सकते हैं। बैटरी, गाड़ी की बैटरी होती है, कार की बैटरी होती है, मोबाइल का बैटरी होता है। ये सब बैटरी को खत्म करने के बाद हम दोबारा से चार्ज करते हैं, चार्ज करने के बाद हम पुनः इसका इस्तेमाल करते हैं। वैसा सेल जिसको हम एक बार समाप्त होने के बाद दोबारा रिचार्ज करके, दोबारा चार्ज करके, रिचार्ज मतलब पैसा डालने वाली बात मत समझ जाना, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं ताकि दोबारा उसमें पुनः आवेश आ जाए, वैद्युत अपघट्य पदार्थ बन जाए, ताकि वो फिर से हम यूज कर सकें। इसके बाद ईंधन सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। उच्च दक्षता की दक्षता उच्च होती है, की दक्षता उच्च होती है। यह पोल्यूशन लेस होता है, प्रदूषण मुक्त होता है। यह
प्रदूषण मुक्त होता है, ध्यान रखना सभी लोग, यह प्रदूषण मुक्त होता है, पॉल्यूशन नहीं होता है। इसके द्वारा निकला हुआ पानी को अंतरिक्ष यात्री इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए भी। अंतरिक्ष यात्री इसके द्वारा निकले हुए पानी को पीने के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। इसमें कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया? बताओ सभी लोग। तो पूछ देगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल क्या है? तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो सेल होता है वो ईंधन सेल होता है। ये ना तो प्राथमिक सेल है ना द्वितीयक सेल है, यह एक ईंधन सेल है। ये क्या है बच्चों? सिर्फ ईंधन सेल है। हाँ, प्रदूषण मुक्त होता है। बहुत बढ़िया जी, बहुत सुंदर। क्लियर है? क्लियर है, बहुत सुंदर। चलो उसके बाद देख लो, अगर हम विद्युत रासायनिक सेल के अंदर चलते हैं तो लवण सेतु एक आता है। क्या आता है बच्चों? लवण सेतु, साल्ट ब्रिज। इसका उपयोग विद्युत रासायनिक सेल में होता है, विद्युत अपघटनी सेल में नहीं होता है। और इसका काम क्या होता है? यह आंतरिक परिपथ को पूरा करता है, इंटरनल सर्किट को, आंतरिक परिपथ को पूर्ण करता है, आंतरिक परिपथ को पूर्ण करता है। तभी अगर ये नहीं रहेगा तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं रहेगा। अगर चाहे छोड़ो ये बात, क्या लिखना है ये तो बहुत छोटी बात है, क्या ही लिखना है। उल्टी आकार की यू जो ऐसे होती है ना, ये हो गया, ये हो गया बच्चों लवण सेतु। इसमें अगर अगर पेस्ट रहता है, गाढ़ा सॉल्यूशन भरा हुआ रहता है। अब यहां से आपके जो भी सवाल बनेंगे वो आप देख सकते हो। अब इसमें अगर आप सेल निरूपण देखना चाहे तो Zn क्या करता है? Zn+2 बन जाता है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके, और कॉपर +2 उसे क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Cu बन जाता है। यह अभिक्रिया कहां होती है? एनोड पर। एनोड पर हमेशा क्या होता है बच्चों? ऑक्सीकरण। एनोड पर हमेशा क्या होता है? ध्यान रखिएगा सभी लोग, सवाल पूछा जा सकता है ऑक्सीकरण। और अवकरण कहां होता है? हमेशा कैथोड पर। तो यह अभिक्रिया कहां हो गई? कैथोड पर। इलेक्ट्रॉनों का त्याग मतलब अवकरण हो गया, इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण मतलब समझ आइए ऑक्सीकरण हो गया। अब ये दोनों हाफ सेल रिएक्शन कहलाता है, अर्ध सेल रिएक्शन कहलाएगा। लेकिन जब दोनों अर्ध सेल को हम जोड़ देते हैं तो जोड़ने के बाद हमें मिल जाता है पूर्ण सेल रिएक्शन, जिसको हम क्या कहेंगे? सेल अभिक्रिया। यहां पे लिख रहे हैं, इसको हम लोग सेल अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सेल अभिक्रिया। समझ में आ गया? तो अब ये खत्म, ये भी निपट गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, इसके बाद ऑर्गेनिक पढ़ा देंगे आप लोगों को, घबराइए मत। ऑर्गेनिक पढ़ाने वाले थे लेकिन बच्चों का रिक्वायरमेंट था कि सर रिवीजन करा दीजिए। तो आपका जो रिक्वायरमेंट आ जाता है और मेजोरिटी में जब आ जाता है ना, तो हम सोचते हैं कि नहीं भाई वो तो जरूरी है। चलो केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी में बच्चों सबसे पहला जो पॉइंट है आप देखते चलिए, ए से बी हो रहा है, अभिक्रिया की दर आर हमको लिखना है, तो हम कैसे लिखते हैं? इसकी सांद्रता घटती है तो माइनस डेल्टा परिवर्तन, ये बड़ी सांद्रता हो गया। बड़ा कोष्ट क्या बताता है? सांद्रता। किसकी सांद्रता में परिवर्तन? ए की सांद्रता में परिवर्तन समय के साथ। या तो आप चाहो तो प्रतिफल के बनने की, देखो दो चीज हो रहा है, एक अभिकारक विलुप्त हो रहा है, ए खत्म हो जाएगा, खर्च होकर हो रहा है, और बी बन रहा है। दूध चीनी चाय पत्ती लिए हो और चाय बनाना चाहते हो, जब दूध चीनी चाय पत्ती लेकर के मिला करके गर्म करना स्टार्ट कर दिए तो अब दूध भी खर्च होने लगा, चीनी भी खर्च होने लगा और चाय पत्ती भी खर्च होने लगा। लेकिन ये तीनों इधर खर्च हो रहा है तो उधर चाय का निर्माण तो हो रहा है ना, तो ये इसकी सांद्रता घटती है, इसका प्रतीक माइनस चिन्ह यहां पे देते हैं। और चूंकि घटता है इसलिए ये वैल्यू माइनस आता है, तो अभिक्रिया की दर कभी भी माइनस नहीं होती है, इसलिए हम यहां पे और माइनस लगा देते हैं, ये भी एक कारण है। बताओ बी में प्लस लगेगा कि माइनस? पॉजिटिव, क्योंकि इसका निर्माण हो रहा है तो प्लस लगाओ, लिखो या ना लिखो बात बराबर। ये बड़ा वाला सांद्रता का चिन्ह किसका सांद्रता भाई? बी में, ये डेल्टा टी। ठीक है, अगर मान लो कोई इक्वेशन दे दिया Na प्लस या N1A प्लस में N2B, और इधर मान लो M1A प्लस में M2B,
M1C प्लस में M2D, ये कोई नंबर है जहां N1 N2 M1 M2 एक नंबर है। वैसे सिचुएशन में अगर आपसे पूछा जाए अभिक्रिया की दर लिखने के लिए तो R बराबर, ये सब अलग अलग लिख सकते हो या एक साथ बराबर कर दो, माइनस चिन्ह 1 में N1 सांद्रता A की सांद्रता में परिवर्तन बराबर, ये भी अभिकारक है, अभिकारक के लिए हमेशा माइनस, जो नंबर रहेगा उसको 1 में लिखेंगे, B की सांद्रता में परिवर्तन बट्टा में समय बराबर, ये 1/M1 हो जाएगा लेकिन माइनस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों ये प्रतिफल है और प्रतिफल का निर्माण होता है, तो यहां पर डेल्टा C और नीचे T बराबर 1/M2 डेल्टा D बट्टा में डेल्टा T। इस प्रकार से ये निकालते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाता है अभिक्रिया की दर का मात्रक, तो मात्रक याद रखिएगा, सांद्रता बट्टा में समय, सांद्रता क्या हो जाता है बच्चों? मोल प्रति लीटर बट्टा में समय सेकंड हो जाता है, कुल मिला के मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होता है। अगर ये गैसीय अवस्था में होगा तो गैसीय अवस्था के लिए हम क्या लिख सकते हैं? एटीएम पर सेकंड, एटीएम पर सेकंड। ठीक है जी, यस। आगे चलो, औसत वेग हो तो यही तात्क्षणिक वेग के लिए, अगर आप उसका तात्क्षणिक या तात्क्षणिक वेग की बात करें, तात्क्षणिक वेग की बात करते हैं तो ये प्लस माइनस dA बट्टा में dt मान लीजिए, ठीक है ना। चलो आगे आ जाइए सभी लोग। अगर हमारे पास कोटि की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? कोटि की। चाहे पहले हम अणुकता की बात कर लेते हैं। अणुकता अणु की संख्या होती है जो कि हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है, ये हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है, ठीक है जी सर। यह निगेटिव नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं हो सकता, यह भिन्न में नहीं हो सकता जी, भिन्न में नहीं हो सकता। सब देख लो, रिवाइज कर लो भाई, ये बट्टा में नहीं हो सकता है, एक्स बाई वाई के फॉर्म में नहीं हो सकता। आगे आ जाइए, इसका अधिकतम वैल्यू, इसका अधिकतम मैक्सिमम मान की अगर हम बात करें, अधिकतम मान कितना हो जाएगा? 3 तक, 3 तक। यही अगर हम बात करते हैं कोटि की, तो कोटि क्या होता है बच्चों? अगर कोई अभिक्रिया है A से B, या मान लो A प्लस B से C बन रहा है, तो हम यहां पर रेट कैसे लिखेंगे? कि A की सांद्रता B की सांद्रता, और यहां पे मान लो X और Y है, जो भी ये प्रायोगिक मान है, यह प्रायोगिक मान है। अणुकता सैद्धांतिक मान होता है, थ्योरेटिकल वैल्यू होता है, यह सैद्धांतिक मान होता है। चलो आगे देख लो। अब इसमें x प्लस वाई को जोड़ने के बाद जो भी नंबर आएगा उसको हम क्या कहते हैं? कोटि। कोटि का मान 0 हो सकता है, अणुकता का मान 0 नहीं हो सकता। मैं लिखा हूं क्या है? यह 0 नहीं हो सकता है। अणुकता का वैल्यू बच्चों 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अणुकता का मान 0 मतलब अणु की संख्या 0। और भाई जब रिएक्शन हुआ है तो अणु की संख्या 0 कैसे हो सकती है? रिएक्शन हुआ इसका मतलब अणु कुछ ना कुछ तो उपस्थित होगा, चाहे 1 हो, चाहे 2 अथवा 3 हो। कोटि में बात करते हैं बच्चों, कोटि का मान 0 हो सकता है, कोटि का मान 0 हो सकता है, और इसका अधिकतम मान n तक जाएगा। ये भिन्न में भी हो सकता है, यह बट्टा में भी हो सकता है, यह भिन्न हो सकता है, भिन्न में भी हो सकता है, यह भिन्न में भी हो सकता है। बस हो गया है बच्चों, बस थोड़ा देर और बरकरार रहिए। अब समझिए, इसका अधिकतम मान n तक, इसका अधिकतम मान कहां तक जाता है बच्चों? n तक होता है। दूसरा, यह थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं है जी, यह प्रैक्टिकली निकालना पड़ता है, यह प्रैक्टिकल वैल्यू है, यह प्रैक्टिकल वैल्यू है, प्रैक्टिकल मान है। अब आ जाओ सभी लोग, एक बात को ध्यान रखना,
अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया की दर को कौन कौन प्रभावित कर सकता है? मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं बहुत तेजी में बोलूंगा अभी, ठीक है। पहला कारक क्या? अभिकारक की सांद्रता। सांद्रता बढ़ाओगे तो अणु की संख्या बढ़ेगी, अणु की संख्या बढ़ेगी तो टक्कर बढ़ेगा, टक्कर बढ़ेगा तो प्रभावीकारी टक्कर बढ़ेगा, प्रभावकारी टक्कर बढ़ेगा तो अभिक्रिया की दर बढ़ती है। तो सांद्रता पर डिपेंड करेगा। ताप बढ़ाओगे अणुओं की ऊर्जा बढ़ जाती है, ऊर्जा बढ़ने से गतिज ऊर्जा बढ़ती है, गतिज ऊर्जा बढ़ने से टक्कर बढ़ता है, टक्कर बढ़ने से प्रभावकारी टक्कर बढ़ता है, प्रभावकारी टक्कर बढ़ने से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, यानी कि ताप पर भी निर्भर करती है। तीसरा, उत्प्रेरक डालोगे, उत्प्रेरक क्या करता है? सक्रियण ऊर्जा। अब आप सोच रहे होंगे सर प्रभावकारी टक्कर क्या होता है? देखो टक्कर दो प्रकार के होते हैं। जैसे आपके घर में आप पढ़ाई करना चाहते हैं, आपकी मम्मी भी डांटती है, उसके लिए पापा भी डांटते हैं, लेकिन मम्मी की डांट का आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ता है, तो वो अप्रभावकारी टक्कर हो गया, वो अप्रभावी डांट हो गया। लेकिन पापा एक बार तंजमिनता की दिला की तरह सुना, नहीं पढ़े बेटे होगी नहीं जाए, जल्दी उठ के पढ़ाई कर बैठो, डर तुरंत बैठ जाइएगा, क्योंकि डर हो गया, उनका डांट प्रभावकारी हो गया। तो वो प्रभावकारी जिसमें अभिकारक से प्रतिफल बन जाता हो, जिसमें अभिकारक से प्रतिफल बन जाता हो, ध्यान से सुनो सभी लोग, जिसमें अभिकारक से प्रतिफल बन जाता हो, जिस टक्कर से अभिकारक प्रतिफल में बदल जाए, उस टक्कर को ही प्रभावकारी टक्कर कहते हैं। और अभिकारक को प्रतिफल में बदलने के लिए एक निश्चित ऊर्जा की जरूरत होती है, जिसे हम देहली ऊर्जा कहते हैं। और ये देहली ऊर्जा हम आगे अभी लिखेंगे उत्प्रेरक पर। देहली ऊर्जा सब अणु के पास अगर रहेगा तो सारे अणु प्रतिफल में बदल जाते हैं, और जिनके पास नहीं होता है उसके लिए, उसको सक्रिय करने के लिए हम बाहरी ऊर्जा देते हैं, जिसको कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। और जैसे उत्प्रेरक डालते हैं, उस सक्रियण ऊर्जा को क्या कर देता है? कम कर देता है। उत्प्रेरक पर भी। चौथा, अभिकारक के पृष्ठ क्षेत्रफल, अभिकारक के पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा उतनी तेजी से अभिक्रिया होगी। प्रकाश की उपस्थिति, अगर बहुत ऐसी रिएक्शन होती है जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है, प्रकाश अगर ला देते हैं आप, तो प्रकाश की उपस्थिति पर भी वो रिएक्शन होता है, और उससे उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आगे देख लो, अगला पॉइंट यहां पे मैं नोट कर रहा हूं, सभी लोग गौर से समझिएगा। मैं लिख रहा हूं उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, अभिक्रिया की दर को क्या करता है बच्चों? बढ़ा देता है। अभिक्रिया की दर मतलब उसकी रेट को, स्पीड को बढ़ाता है, बढ़ाता है, यानी बढ़ाता है मतलब क्या हो गया? सक्रियण ऊर्जा को कम कर दिया। धन उत्प्रेरक अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा को, अरे हटो यार, अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा को क्या कर देता है बच्चों? सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। और ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन प्लेलिस्ट में है, देख लीजिएगा अगर देखना हो तो। क्या कर देता है? ये कम कर देता है। दूसरी चीज समझ लीजिए सभी लोग, अगर आपसे कभी पूछता है देहली ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो भूलना मत बच्चों, देहली ऊर्जा बराबर क्या करना? सक्रियण ऊर्जा और अभिकारक की ऊर्जा को जोड़ देना। और ये मैं ग्राफ पे बताया हूं आपको। सक्रियण ऊर्जा, हर एक अभिकारक के पास अपनी ऊर्जा होती है, तो वो हो गया अभिकारक की ऊर्जा, औसत ऊर्जा भी कह सकते हो उसे। और प्लस में उसको एक्टिवेट करने के लिए हम जो एनर्जी देते हैं सक्रिय करने के लिए, वो सक्रियण ऊर्जा। और ये जब दोनों मिल जाते हैं, तो जितनी उस अभिकारक को प्रतिफल में बदलने के लिए ऊर्जा की जरूरत थी, जिसे हम देहली ऊर्जा कहते हैं, वो मिल जाता है। तो सक्रियण ऊर्जा प्लस में अभिकारक की ऊर्जा देहली ऊर्जा कहलाता है। देहली ऊर्जा को थ्रेशोल्ड ऊर्जा भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, देहली ऊर्जा को थ्रेशोल्ड ऊर्जा भी कहा जाता है, कहा जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। अब आ जाइए कोटि पे, चलिए उसके बाद समाप्त करते हैं। के का मात्रक, के क्या है? वेग स्थिरांक। जहां के क्या हो गया? वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक, वेग स्थिरांक कहते हैं इसे। क्या कहते हैं बच्चों? के को हम क्या कहते हैं?
वेग स्थिरांक यानी कि रेट कांस्टेंट कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं जी? रेट कांस्टेंट। अब देखो अगर शून्य कोटि होगा, हम पहला टर्म ले रहे हैं शून्य कोटि। शून्य कोटि अगर होगा तो वैसे में रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा? आर बराबर के, ए की सांद्रता के पावर में 0 हो जाएगा और किसी भी संख्या के पावर में 0 बराबर 1 हो जाता है। और वैसी सिचुएशन में आपसे अगर पूछा जाए कि किस कोटि के लिए के का मान आर के बराबर हो जाता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? शून्य कोटि के लिए। किस कोटि के लिए बच्चों? शून्य कोटि के लिए। जीरो ऑर्डर के लिए ही के का वैल्यू आर के बराबर हो जाता है। और वैसे में यहां पर देखो आर का मात्रक, के का मात्रक जो निकालोगे ना, वो किसके बराबर हो जाएगा? के का मात्रक आ जाएगा आर के मात्रक के बराबर। अब आर का मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। आपने स्टार्टिंग में ही देखा, यह था शून्य कोटि। शून्य कोटि में के का फॉर्मूला क्या होता है? ए नॉट माइनस ए बाई टू, सॉरी टी। अर्ध आयु टी हाफ अगर आपसे पूछता है तो ए नॉट बाई टू के, जहां ए नॉट क्या है बच्चों? प्रारंभिक सांद्रता। प्रारंभिक सांद्रता। जी सर। अगर आप बात करते हैं प्रथम कोटि के लिए, प्रथम कोटि के लिए, प्रथम कोटि में क्या होता है बच्चों? ध्यान रखना, प्रथम कोटि में आर समानुपाती हो जाए, मतलब बराबर कर देते हैं, आर बराबर के ए की सांद्रता के पावर 1। शून्य कोटि रहता है तो हम 0 लिख देते हैं, प्रथम कोटि रहता है तो 1 लगा देते हैं, द्वितीय कोटि रहता है तो 2 लगा देते हैं भैया जी। अब सोचो यहां पर के का हमें मात्रक निकालना है, तो के बराबर क्या निकल के आ जाएगा? आर बट्टा में ए की सांद्रता। अब आर का मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। आर क्या है? अभिक्रिया की दर। नीचे ये सांद्रता है ना, तो सांद्रता का मतलब क्या होता है? सिर्फ मोल प्रति लीटर। कटा दीजिए इसको बड़े प्यार से, ये कट गया, मोल प्रति लीटर से मोल प्रति लीटर कट गया, क्या बचा? प्रति सेकंड। अब आपसे सवाल पूछेगा प्रथम कोटि के लिए के का मात्रक होता है, प्रथम कोटि के लिए के का मात्रक क्या होता है? जवाब होना चाहिए सेकंड इनवर्स, यानी कि 1/s। 1/s प्रति सेकंड का मतलब क्या हो गया? 1/s। अगर आपसे पूछ लेता है बच्चों द्वितीय, अच्छा इसी में भी और है, इसमें के का व्यंजक क्या हो जाता है? 2.303 लॉग बट्टा में टी हाफ यहां पे देते हैं, लॉग ए नॉट बट्टा में ए हो जाता है। ये हो गया इसका, टी हाफ यहां नहीं होता, सिर्फ टी रहता है। अर्ध आयु आपसे पूछे इसका कोई तो 0.693 बट्टा में के, भूलिएगा मत। अगर आपसे इसका अर्ध आयु पूछा जाए तो 0.693 बट्टा में के। अब आ जाओ द्वितीय कोटि के लिए। द्वितीय कोटि के लिए, द्वितीय कोटि के लिए क्या हो जाएगा? आर बराबर के, ए की सांद्रता के पावर कितना होगा? 2। शून्य कोटि होगा तो पावर 0, प्रथम कोटि होगा तो पावर 1, द्वितीय कोटि होगा तो पावर 2, तृतीय कोटि होगा 3, चतुर्थ कोटि 4। जी सर। तो यहां से निकालो, के निकालना है ना, तो के बराबर क्या हो जाएगा? आर बटा में ए की सांद्रता का स्क्वायर। अब जरा गौर से समझिएगा, के बराबर क्या था? आर बट्टा में ए की सांद्रता का स्क्वायर को आप ऐसे ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल सर। आर का मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, बट्टा में ये सांद्रता है, सांद्रता को हम लिखते हैं मोल प्रति लीटर, गुना में ये भी सांद्रता है तो मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर, एक से एक पूरा का पूरा कट गया, क्या बचा? नीचे मोल है, ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स होगा, नीचे L-1 है, ऊपर जाएगा तो L+1 होगा, सिर्फ L बचेगा और ये सेकंड इनवर्स। तो ये बच्चों के का मात्रक हो गया द्वितीय कोटि के लिए। इस प्रकार से जो भी बेसिक सवाल होते हैं ये आप आराम से कर सकते हो सॉल्व। एक पॉइंट और ले लीजिए आर्हेनियस के लिए। आर्हेनियस का जो संबंध था, समीकरण हम सीधे लिख देते हैं इसको, इक्वेशन ऑफ आर्हेनियस या आर्हेनियस इक्वेशन, समीकरण। आर्हेनियस का समीकरण क्या होता है? ध्यान रखना सभी लोग, के बराबर ए ई के पावर माइनस ई ए बट्टा में आर टी, ये होता है आर्हेनियस का समीकरण। और मैं समझता हूं कि इसमें आप सभी लोगों को कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, इसमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। एक दो पॉइंट और,
प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की कोटि क्या होती है बच्चों? 0। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की कोटि 0 होती है। जो भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होगा उसका कोटि कितना होगा? 0 होगा। रेडियो एक्टिव विघटन के लिए 1 होगा। रेडियो एक्टिव विघटन, रेडियो एक्टिव विघटन के लिए कोटि 1 होगा। प्रथम कोटि, कोटि कितना हो जाएगा? 1। प्रथम कोटि, ठीक है ना। चलिए अब आप लोग को मैं कमेंट जरा देख लो। कोई दिक्कत तो नहीं है सर? ताप वाला, अच्छा चलो वो भी पॉइंट लिख देता हूं। ये ले लो, ये ले लो। के का मान ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। के का मान ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। के क्या है बच्चों? वेग स्थिरांक। इसका मान ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। क्लियर? तो प्यारे बच्चों, आज का सेशन कैसा लगा? आप सभी लोगों को मजा आया होगा। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोगों को अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना? एक बार चैट सेक्शन में बता देंगे सभी लोग। और मैं सभी लोगों को एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि प्यारे बच्चों, हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है आप सभी लोगों से। एक हमारा चैनल है 10th SS के नाम से, जो क्लास 10th के बच्चों के लिए है। आप लोग इसे जरूर प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, अपने छोटे भाई बहन तक जरूर इसे क्या कर दीजिएगा? शेयर कर दीजिएगा। 10th SS यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आप लोगों को। वो इसी परिवार का चैनल है। आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। उस पर खूब क्लासेज हो रही है, हम खुद पढ़ा रहे हैं उस पर, ताकि तमाम बच्चों को हेल्प मिल सके। चाहे संस्कृत हो, साइंस हो, हिंदी हो, SST वगैरह सब कुछ। तो आप लोग इसको जरूर शेयर करिएगा। ये हमारा हाथ जोड़कर आप लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट होगा। प्लीज आप सभी लोग अगर अभी जाना चाहते हैं तो अभी उस चैनल को सब्सक्राइब करके आ सकते हैं। मैं देखना चाहता हूं आप सभी लोगों को तो प्यार, देखिए आप लोग का प्यार बना रहे, मैं ये चाहता हूं। एक ये है, और आर्ट्स के चैनल, आर्ट्स के बच्चों के लिए है SS आर्ट्स। उस वाले चैनल को भी आप लोग प्यार दीजिए, क्योंकि देखिए मुझे अभी आपके हेल्प की बहुत जरूरत है। आप लोग इस चैनल को शेयर करें, इन सभी चैनल्स को शेयर करते रहें। आपके आसपास जो भी बच्चे हैं उनको बताते रहें, जो भी क्लास 10th के बच्चे हैं उनकी हम वो सभी बच्चों को हम यूट्यूब पे वैसे ही फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, और उनको नोट्स वगैरह सब कुछ दिया जा रहा है। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग, मेरा निवेदन है आप लोगों से, इस चैनल को खूब प्यार दीजिए, इसको भी प्यार दीजिए, और हम आपके लिए प्रतिदिन मेहनत करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। आज का सेशन कैसा लगा? आज आपका कमेंट नहीं रुकना चाहिए। आज आप सभी लोग का, इतना हजारों की संख्या में बच्चे लाइव आकर के देखें, और अभी हम लोगों ने प्राय ऑलमोस्ट अच्छे से रिवाइज किया है, क्योंकि आज का हमारा मकसद था रिवीजन का। अगर आप चाहते हैं इसका वीडियो अच्छे से देखें तो आप पूरा डिटेल जा करके हमारे एप्लीकेशन के प्रहार बैचेस में भी देख सकते हैं। साइंस संग्रह का एप्लीकेशन है, बैच का नाम है प्रहार बैच, वहां पे भी देख सकते हैं नोट्स के साथ। यूट्यूब की प्लेलिस्ट में भी वीडियोस का कुछ ज्यादा हिस्सा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन यूट्यूब पे हम नोट्स शेयर नहीं कर पाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज शेयर करिएगा इस वीडियो को खूब, आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, इतना ज्यादा शेयर कर दीजिएगा कि हर बच्चों तक पहुंच जाए। और प्रतिदिन हम आपके लिए क्लास लेकर आते हैं, टीम क्लास लेकर आती है। आप सभी लोग समय से क्लासेस ज्वाइन करिए, हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। खूब मन लगा के आप पढ़िए, आप इतना मेहनत करिए कि आप जो भी अपने लक्ष्य के प्रति देखे होंगे सपने, उसको आप प्राप्त कर सके। जीवन में कुछ भी बनने से पहले अच्छा इंसान बनना जरूरी होता है। ये बात मैं आपको बार बार बोलता हूं, ये बात मैं आपको बार बार याद दिलाता हूं, ध्यान दिलाता हूं कि भूलो मत तुम किस परिवार से हो। तुम्हारा परिवार मध्यम वर्गीय परिवार है। हम मिडिल फैमिली की बैकग्राउंड से है बच्चों। हमारे पिताजी किसान है, मजदूरी करते हैं, कहीं जाकर दूर फैक्ट्री में काम करते हैं, तब जाके 10-12 हजार रुपए महीने कमाते हैं, और उसमें से अपने श्रृंगार छोड़ करके आपके श्रृंगार पे इतना मेहनत करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि हमें उनका एक जो सपना होगा, वो सोचे होंगे कि हमारा संतान अच्छा बनेगा, अच्छा करेगा। उस चीज के लिए हमें बहुत सजग रहना है, मेहनत करते रहना है, अपने तरफ से पूरी ऊर्जा लगा देना है बच्चों। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। कमेंट जरूर करके बता दीजिएगा कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा। और हमारा विचार था कि इसके बाद आपको ऑर्गेनिक का बेसिक लेक्चर लेके आए।
बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक इतना जड़ सिखा दे कि अगर किसी बच्चे को ऑर्गेनिक का ओ नहीं पता होगा, उसको पूरा एक बेसिक लेक्चर में सिखा दूं कि क्लास 12 की ऑर्गेनिक जब भी वो पढ़े तो उसे दिक्कत ना हो। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो वो जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, लीजिएगा, मतलब लिख दीजिएगा। थैंक यू बच्चों, बाय, टेक केयर, मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। कमेंट जरूर कर दीजिएगा आप सभी लोग। इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा, साइंस संग्रह एप्लीकेशन। वहां पे आप यूट्यूब वाले सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं, अपलोड हो रहा है, सब कुछ अपलोड हो जाएगा ये भी। बाय बाय, मिलते हैं बच्चों, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, लव यू।